नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्य सिंह आज आपका स्वागत करता हूं स्वास्तिक एकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में कमिंग ऑफ यूरोपियंस का पार्ट 1 किया था, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में और फ्रेंच के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। अंग्रेजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि अंग्रेजों से पहले जो है दो लोग और आ चुके हैं। वो हैं सबसे पहले पुर्तगाली, दूसरे जो है वो है डच। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो अब हम देखने वाले हैं अंग्रेज कैसे भारत में आते हैं, कैसे वो स्थापना करते हैं अपनी फैक्ट्रियों की और कैसे वो भारत में ही रह जाते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि उस समय जो है सन 1600 ईस्वी की ये बात है। उस समय जो है इंग्लैंड की जो महारानी होती है उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने क्या किया, एक चार्टर दिया। चार्टर क्या होता है, एक तरीके का एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर के तहत उन्होंने जो है ईस्ट में ट्रेड करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी की जो स्थापना होती है वो होती है 1600 एडी में। अब जो है कंपनी की स्थापना जो है वहां पे हो चुकी है इंग्लैंड में। अब वहां से ही जो है महारानी ने जो है अपने कुछ शांति दूत भेजते हैं भारत की तरफ। तो वो शांति दूत पहुंचते हैं, उसमें से सबसे जो हेड होते हैं उनका नाम होता है विलियम हॉकिंस। वो पहुंचते हैं भारत के सूरत में 24 अगस्त सन 1608 को। असल में जब ये निकलते हैं इंग्लैंड से तो इन्होंने जो है फरमान लिया होता है अकबर के नाम पे, लेकिन जब ये पहुंचते हैं तब तक अकबर की डेथ हो जाती है और उस समय इनको सीट पे मिलते हैं राजगद्दी पे जहांगीर। तो ये फरमान लेकर के आते हैं अकबर के नाम पर, लेकिन जो है ये देते हैं किसको है, जहांगीर को देते हैं। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और उनसे जो है भारत में ट्रेड करने के लिए जो है उनसे आज्ञा लेते हैं और उनको कुछ जगह पे आज्ञा मिल जाती है कि आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है उसी को देखते हुए पहली फैक्ट्री लगाते हैं अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में। सन 1611 में जो पहली फैक्ट्री लगती है अंग्रेजों की वो होती है मसूलीपट्टनम में। फिर आगे आते हैं। अब इनके जो है इनको कुछ जगह जो है जो जगह मिलती है ट्रेड करने के लिए, बहुत ही कम जगह मिलता है। अब जो है इंग्लैंड से फिर से दूसरा शांति दूत आता है जिनका नाम है सर थॉमस रो। ये भी आते हैं जहांगीर के दरबार में सन 1615 में और आते हैं। ये करीबन वहां पे 7 से 8 साल उनके साथ बिताते हैं और ये उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं और भारत में जो है बहुत ही लार्ज स्केल में उनको ट्रेड करने का जो है वो फरमान मिल जाता है और अंग्रेज जो है खूब तेजी से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। फिर बात आती है सन 1661 में। असल में उस समय जो है जब 1661 के समय में जो है अंग्रेजों के दो बहुत बड़े दुश्मन थे। सबसे पहले जो थे वो डच थे और दूसरे जो थे वो थे पुर्तगाली। तो उस समय पुर्तगाली जो ब्रिटेन के जो राजा थे उनका नाम था प्रिंस चार्ल्स सेकंड। प्रिंस चार्ल्स सेकंड वो जो है शादी कर लेते हैं पुर्तगालियों की एक राजकुमारी से और उनको दहेज के तौर पे पुर्तगाली जो है बंबई जो है उसको जो है दहेज के तौर पर अंग्रेजों को वो दे देते हैं। उसके बाद से जो है सन 1687 में अंग्रेजों ने क्या करते हैं, असल में जो ये दहेज पे देते हैं तो एक तरीके का वो किराया देते हैं उसके लिए, और जो वो किराया रहता है वो रहता है केवल 10 पाउंड का। तो सोचिए आप बंबई इतना बड़ा जो शहर है उसको केवल आप 10 पाउंड पे जो है इतने आप उसको किराए पे दे दिया था, दहेज के तौर पे दिया था। फिर 1687 का समय आता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, उनकी जो राजधानी होती है पहले सूरत होती है, फिर उसको जो वो शिफ्ट कर देते हैं, क्या बना देते हैं, मुंबई बना देते हैं, बम्बई बना देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 1687 की बात आती है। फिर क्या होता है 1680 में मुगल सम्राट जो है उन्होंने एक और फरमान जारी करते हैं, उसे बोलते हैं जजिया के तौर पे जो है अंग्रेजों को जो है भारत में ट्रेड करने का अधिकार मिल जाता है और केवल ट्रेड करने का अधिकार मिलता है और कुछ जगह जो है उनको जो है टैक्सेस देना पड़ता था। वो जगह थी जैसे कि सूरत में जो है उनको अगर ट्रेड करना तो उसके लिए उनको पैसे देने पड़ते थे। फिर हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था सन 1667 में
इंडोनेशिया। इंडोनेशिया असल में 1667 की बात यह है कि जो डच थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे अंग्रेजों को। तो डच जो है वो ट्रेड करते थे इंडोनेशिया में, मसाला द्वीप पे भी और इंडिया में भी करते थे। वहाँ से वो मसाला खरीदते थे और यहाँ से ये कपड़े खरीदते थे और ट्रेड करते थे, और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बने हुए थे किसके? अंग्रेजों के। फिर क्या होता है, अंग्रेजों ने जो है और डचों के बीच में काफी युद्ध होते हैं। उस युद्ध के तहत जो है समझौता ये होता है कि जो अंग्रेज हैं वो केवल इंडिया में ट्रेड करेंगे और जो डच हैं वो केवल इंडोनेशिया में ट्रेड करेंगे। फिर इस संधि के तहत सन 1667 में जो है डचों ने जो है भारत को छोड़ देते हैं अंग्रेजों की वजह से। आगे आते हैं सन 1777, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए एग्जाम के लिए, तो इसको हम देखने वाले अच्छे से। उस समय जो है जो मुगल सम्राट जो थे उनका नाम था फर्रुखसियन। फर्रुखसियन ने जो है अंग्रेजों को जो है एक बहुत खुली छूट दे दी थी कि आप जो है भारत में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने एक फरमान जारी किया। उस फरमान में जो है 4 पॉइंट है, उस 4 पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टेक रिवेन्यू ऑफ कलकत्ता। उस समय जो है फर्रुखसियन ने उनको पूरा कलकत्ता उनको दे दिया था। पूरा कलकत्ता जो है उस पर पूरा अधिकार जो था वो अंग्रेजों का था, केवल कलकत्ता पे था, ना कि केवल बंगाल पे। उस समय बंगाल के जो राजा थे वो मीर कासिम थे। फिर जो है अगला स्टेप ये आता है, 10,000 रुपये उन्होंने केवल किराया लिया था, किसका? सूरत का, 1 साल का। फर्रुखसियन ने मतलब 10,000 रुपये आप देंगे तो 1 साल तक आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं सूरत के अंदर। सोचिए कितना कम रुपए था। और 30,000 रुपये था बंगाल में। 30,000 रुपये अगर आप बंगाल का देंगे और तो बंगाल में आप 1 साल तक फ्री ट्रेड कर सकते हैं। चौथा आता है कंपनी के जो सिक्के होते थे वो पूरे देश में जो है अलाउ कर दिए गए थे। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप था जिससे अंग्रेजों का मनोबल खूब बढ़ाया, और उसके बाद से जो है अंग्रेजों ने खूब खुली छूट मिल गई और उन्होंने जो है भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो के बाद अगली वीडियो जो आपको आएगी उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पे कैप्चर किया और कैसे उन्होंने पूरे देश को कैप्चर किया। उसके बारे में अगली वीडियो एक सेपरेट में बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम देखते हैं कुछ अंग्रेजों जब भारत में आए थे तो उन्होंने कुछ फोर्ट बनाए थे। उसकी स्थापना कब हुई थी? काफ़ी क्वेश्चन इससे आता है कि स्थापना कब हुई थी और क्या कौन सा फोर्ट किसका है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला जो फोर्ट आता है उसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसकी स्थापना हुई थी सन 1644 में। ये जो है इसको जो है अंग्रेजों ने स्थापित किया था। दूसरा जो है ये है फोर्ट विलियम। जो सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है ये आपको पड़ता है चेन्नई में। दूसरा जो है फोर्ट विलियम ये पड़ता है आपको कोलकाता में और इसकी स्थापना हुई थी सन 1702 में। फिर आता है फोर्ट लुइस। फोर्ट लुइस की स्थापना जो हुई थी ये पुडुचेरी में हुई थी और 1701 में। ये जो है ये फोर्ट जो है किसका था? वो फ्रांसीसियों का था। ये फ्रांस का जो है फोर्ट था। बाकी ये जो ऊपर के दोनों हैं ये दोनों अंग्रेजों के फोर्ट थे। तो इतना था हम लोग के अंग्रेजों के बारे में। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं फ्रांसीसियों के बारे में। आइए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना होती है सन 1664 में। इसकी स्थापना फ्रांस में होती है। उसके बाद ये भारत में आते हैं और आते ही इन्होंने क्या की? फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी। इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई वो लगाते हैं सूरत में सन 1668 में, और दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम में सन 1669 में। आते ही इन्होंने जो है फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दिया। अब असल में ये इतना जल्दी इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि इनके जो है एक सबसे बड़ा दुश्मन था वो थे अंग्रेज। अंग्रेज से दुश्मनी इनकी ना केवल भारत में ही थी, इनकी जो दुश्मनी थी वो यूरोप में भी चलती थी। इसी वजह से जो है इनके जो सबसे बड़े दुश्मन थे वो अंग्रेज थे, और अंग्रेजों के भी सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? फ्रांसीसी थे। फिर 1673 की बात आती है। अब इन्होंने फैक्ट्रियां लगा चुकी हैं। अब इनका काम क्या है? अंग्रेजों को हराना। ये अंग्रेजों को हराना शुरू कर देते हैं। उनसे वो पुडुचेरी क्षेत्र जो है वो छीन लेते हैं और इसको जो है कैप्चर करते हैं सन 1673 में। इन्होंने कैप्चर किया था सन 1673 में, मगर पुडुचेरी जो क्षेत्र है उसको वो छोड़ते हैं सन 1954 में। तो आप ये देख रहे हैं इन्होंने जो ये इसको छोड़ा था आज़ादी के बाद तक। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। उसमें पुर्तगालियों ने जैसे गोवा कैप्चर किया था और उसको जो है सबसे आखिरी तक छोड़ा था। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि पुर्तगालियों ने गोवा कब कैप्चर किया था और कब छोड़ा था। तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
सन 1674 में जो है उन्होंने एक जगह कैप्चर की जिसका नाम था चंद्रनगर। चंद्रनगर जो है एक बहुत बड़ा गांव था, वो कलकत्ता के पास पड़ता था। उसको इन्होंने जो है कैप्चर कर लिया था अंग्रेजों से। अब इसको देखते हुए अंग्रेजों के जो है आंखों में जो है फ्रांसीसी धंसना शुरू हो गए थे। उसको देखते हुए 3 युद्ध होता है जिसे बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर, आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध। इसके ये 3 युद्ध होते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से एक हायरार्की की तौर पे इसको देखेंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। तो आइए उसको हम देखते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। इसके जो है 2 नाम हैं, एक तो है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और दूसरा इसे बोलते हैं कार्नेटिक संघर्ष। 2 नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके जो है 3 हिस्से हैं, पहली लड़ाई हुई, दूसरी लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई हुई। तो इसके बारे में हम लोग पहले इसकी कब कब लड़ाई हुई इसको पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इसके पीछे रीजन क्या था, फिर पढ़ेंगे ट्रीटी। हर लड़ाई के बाद एक समझौता होता है, उस समझौते को हम लोग पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उस लड़ाई में क्या क्या कुछ खास था। तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला वॉर देखते हैं, फर्स्ट वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक संघर्ष या फिर पहला आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। ये शुरू होता है सन 1746 से सन 1748 तक। ये जो लड़ाई होती है ये आपकी 2 साल चलती है। 2 साल की लड़ाई होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, ऑस्ट्रिया। असल में क्या है, जो यूरोप है वहां पे एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जो है उस समय कोई राजा नहीं था, तो उसमें जो कौन राजा बनेगा तो इसके ऊपर वहां पे संघर्ष चल रहा था। उसमें एक राजा को सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड और जो दूसरे को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस। इसके बीच में देखते हुए दोनों के बीच में क्या हुई, एक लड़ाई छिड़ती है वहां पे यूरोप में, और उसकी जो है लपटें भारत में भी नजर आती हैं। और उसको देखते हुए ये जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ऑस्ट्रिया इसका रीजन है पहला कार्नेटिक वॉर का। फिर अगला जो है देखते हैं, ट्रीटी होती है। अब लड़ाई होती है, तो लड़ाई होने के बाद जो है 2 साल के बाद ये समझौता होता है कि भाई देखो चलो समझौता कर लेते हैं, कितना लड़ाई करेंगे। तो 2 साल के बाद समझौता होता है। उस समझौते का जो नाम है वो है एला सापल की ट्रीटी। एला सापल की संधि के तहत सन 1948 में जो है ये युद्ध थम जाता है। आपको जो है ट्रीटी जो है इसकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, जिस साल लड़ाई की खत्म होगी उसी साल जो है वो ट्रीटी होगी। एला सापल की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अब जो है एला सापल की संधि में तहत जब अब देखते हैं इसमें कुछ खास बातें क्या हैं। असल में जो ये युद्ध हुआ था यूरोप में, और उसकी कुछ लपटें जो है भारत में नजर आई थी। लेकिन जो भारत में नजर आई थी तो उसमें भारत में उसके तहत एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई का नाम होता है सेंट थॉम वॉर। ये 1748 में होती है, ये इंडिया में होती है। और इसमें फ्रांस के जो गवर्नर होते हैं उनका नाम आपने सुना होगा, ड्यूप्ले। बहुत ही अच्छे गवर्नर माने जाते थे फ्रांस के समय में, और इन्हीं के तहत जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने विस्तार किया था फ्रांसीसियों का। तो ड्यूप्ले ने जो है इस लड़ाई में जो है अंग्रेजों को हराया था सेंट थॉम वॉर के तहत। अब आगे की तरफ देखते हैं सेकेंड वॉर की तरफ। अभी एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं हम लोग पहली वॉर का। तो वॉर हुई थी हमारी, 2 साल की वॉर हुई थी सन 1746 से 1748 तक। रीजन क्या था, ऑस्ट्रिया में जो है एकाधिकार के बीच में लड़ाई हो रही थी यूरोप किसके बीच में, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में। और इस लड़ाई को समझौता होती है एला सापल की संधि के तहत सन 1748 में। और भारत में इसके तहत एक लड़ाई हुई जिसका नाम था सेंट थॉम वॉर 1748 में। यह बात समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड लड़ाई की तरफ। सेकेंड वॉर हुई थी, ये होती है ठीक इसके 1 साल बाद, और ये चलती है आपकी 5 साल की। ये 5 साल की लड़ाई होती है 1749 से 1754 तक। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, इसको हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है रीजन क्या था इसकी लड़ाई के पीछे। असल में हैदराबाद और कर्नाटक उस समय 2 बहुत बड़े बड़े जो है राज्य थे, और वहां दोनों में जो है कौन कौन राजा बनेगा इसके पीछे में क्या था, बहुत ज्यादा मत था हर दोनों राज्य में। एक को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज और एक को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी। इसको देखते हुए 2 गुट बन चुके थे, और उनके बीच में क्या हुआ, युद्ध आरंभ होता है। और वो युद्ध चलता है 5 साल तक।
अब युद्ध शुरू हो गया था। उस युद्ध के बाद जो है, जब युद्ध खत्म होता है सन 1754 में, 1754 में, तो पौंडीचेरी की जो है एक समझौता होता है, पौंडीचेरी समझौता। इसके तहत जो है 1754 में जो हिस्सा जिसने कैप्चर किया था वो हिस्सा उनको वापस कर दिया गया था, और इसका कोई जो है निर्णायक सफलता नहीं मिली थी किसी को, ना फ्रांस को सफलता मिली थी, ना ही अंग्रेजों को सफलता मिली थी। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं। सेकेंड वॉर हुई थी 1749 से 1754 तक, और ये 5 साल युद्ध चला था। इसके पीछे रीजन क्या था कि हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और इसके लिए संधि हुई थी। उस संधि का नाम था पुडुचेरी की संधि, और वो हुई थी 1754 में। जिस साल लड़ाई खत्म हुई है उसी साल जो है संधि हुई है, और इसमें जो है कुछ जो है खास नहीं हुआ था। अगला आते हैं तीसरा कर्नाटिक वॉर। 1756 से ये 1763 तक चला था। इस लड़ाई में जो है एक खास बात है, इसके पीछे रीजन क्या है, 7 इयर्स वॉर्स इन यूरोप। असल में यूरोप में जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो है लड़ाई चल रही थी, उसकी जो है लपटें फिर से भारत में देखी जाती हैं, और दोनों गुट जो है एक दूसरे में लड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहां पे मैं एक बात और बताना भूल गया हूं। जब ये पौंडीचेरी जब संधि हुई थी, तो इसमें जो है एक मांग की गई थी अंग्रेजों की तरफ से कि जो डुप्ले है, जो फ्रांसीसी का जो गवर्नर है डुप्ले, उसको वापस बुला लिया जाए। और डुप्ले जो है वो वापस चले जाते हैं फ्रांस, और ये सबसे बुरा कदम होता है अंग्रेजों के लिए। उसके बाद से जो है फ्रांस जो है हारना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक मांग थी अंग्रेजों की कि डुप्ले जो है वापस आ जाए। सेकेंड वॉर में जो थर्ड वॉर था, इसमें इसकी स्टार्टिंग होती है 1756 से 63 तक, 7 साल चलता है। यूरोप में क्योंकि लड़ाई चल रही है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अब लड़ाई हो रही है तो इसके बीच में एक संधि होती है, उस संधि का नाम है पेरिस की संधि, सन 1763 में। अब लड़ाई अगर वहां चल रही थी तो उसकी कुछ लपटें भारत में नजर आई थी, और उसको देखते हुए एक बहुत बड़ा युद्ध होता है भारत में, जिसका नाम था बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। 22 जनवरी सन 1760 में 22 जनवरी सन 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश होती है। उस बैटल में जो है जो फ्रांसीसी होते हैं वो पराजित हो जाते हैं, और उसके बाद से जो फ्रांसीसी कंपनी होती है वो पराजित होना शुरू हो जाती है। तो ये डुप्ले का जो ये वापस जाना जो होता है बहुत बड़ा कदम होता है, क्योंकि एक ऐसा बहुत ही अच्छा वो गवर्नर के तौर पे वो काम कर रहा था। उसके बाद वो वापस जाते हैं। उसके बाद थर्ड वॉर आती है, जिसमें वॉन्डीवॉश का युद्ध होता है, और फ्रांसीसी हार जाते हैं 22 जनवरी सन 1760 को। इस वॉर में जो है इंग्लिश में ये अंग्रेज थे, इनको जो गवर्नर थे उनका नाम था सर आयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्ड कर्नाटिक वॉर में अंग्रेज के गवर्नर कौन थे, सर आयर थे। और फ्रांसीसी के गवर्नर कौन थे, वो थे काउंट लाली। तो इस वॉर के बाद जो है जो फ्रांसीसी कंपनी है उसका विस्तार खत्म हो जाता है, और वो केवल कुछ ही क्षेत्रों में जो है वो सिमट करके रह जाती है। तो ये पूरी कहानी थी आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में। एक बार जल्दी से उसको देखते हैं। पहला वॉर 1746 से 1748 तक। रीजन क्या था, ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया में एक अधिकार की लड़ाई चल रही थी। दूसरा, और इसको जो है ट्रीटी करते हैं, एक संधि करते हैं, उस संधि का नाम था एला सापल की संधि 1748 में। और इसमें इसके तहत भारत में एक लड़ाई होती है, इसका नाम था सेंट थॉम वॉर 1748 में। काफी एग्जाम में पूछ लेता है कि सेंट थॉम वॉर जो है किस लड़ाई के तहत हुआ था, तो वो होगी आपकी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के तहत। दूसरी लड़ाई होती है वो हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में एक अधिकार को लेकर के होती है, और उसमें जो है संधि होती है, पुदुचेरी संधि होती है सन 1754 में, और इसमें जो है बोला जाता है कि डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। तीसरी वॉर होती है 1756 से 1763 तक। 7 साल की ये लड़ाई होती है। इसकी शुरुआत होती है यूरोप में, और उसकी कुछ लपटें भारत में नजर आती हैं, और इसके तहत एक संधि होती है जिसका नाम था पेरिस की संधि 1763 में। और इसमें जो है भारत में एक लड़ाई होती है जिसका नाम था बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश 22 जनवरी 1760 में, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है फ्रांसीसियों का। तो ये पूरी कहानी थी आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में, और हम लोग ने पढ़ लिया है पूरा कमिंग ऑफ यूरोपियंस। हम लोग ने पुर्तगाली पढ़ा,
हम लोगों ने डेंस पढ़ा, हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ा, हम लोगों ने फ्रांस पढ़ा। तो ये कुछ जितने फ्रांसीसी थे, यूरोपियंस थे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे अंग्रेजों ने जो है बंगाल को कैप्चर किया और कैसे उनकी विस्तारवादी नीति जो है वो पूरे भारत में वो फैलना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय महाकाल।